Hello everyone, this is Bhavya Rampal, your trainer and guide for cracking all school teaching exams. And I welcome you all on this exceptional and revolutionary platform that is Learn to Lead Tutorials. So students, आज है वीकेंड और आपको पता है कि वीकेंड पे लर्न टू लीड ट्यूटोरियल आपके लिए लेके आता है बहुत ही स्पेशल वीडियो। दैट इज़ आज हम बात करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो कि आपके सीटेट एग्जामिनेशन में आ चुके हैं। ठीक है, तो आज के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो कोलबर्ग थ्योरी के ऊपर बेस्ड हैं, गार्डनर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस के ऊपर बेस्ड हैं, जेंडर रोल्स, जेंडर बायस, जेंडर आइडेंटिटी के ऊपर बेस्ड है और इंडिविजुअल डिफरेंसेस के ऊपर बेस्ड है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये आया है आपके जेंडर टॉपिक के अंडर। ठीक है, सो क्वेश्चन कुछ ऐसा है, सिलेक्टिंग एंड प्रेजेंटिंग स्टोरीज एंड क्लिपिंग फ्रॉम न्यूज़पेपर दैट पोर्ट्रे बोथ मेन एंड women in non-traditional roles is an effective strategy too। क्वेश्चन का मतलब क्या है, अगर किसी न्यूज़पेपर में आपको कोई ऐसी स्टोरी छपी हुई है, ठीक है, या कुछ भी न्यूज़पेपर में कुछ ऐसा ऐसी कोई चीज़ आई है जो कि मेन और वुमेन के नॉन ट्रेडिशनल रोल्स के बारे में बता रही है। अब यहाँ पे नॉन ट्रेडिशनल रोल्स का मतलब क्या है, नॉन ऑर्थोडॉक्स रोल्स। ठीक है, तो ये किसके लिए इफ़ेक्टिव स्ट्रैटेजी होगी। ठीक है, सबसे पहले इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। फर्स्ट है काउंटर जेंडर स्टीरियोटाइप्स, बी ऑप्शन है प्रमोट जेंडर बायस, सी ऑप्शन है प्रमोट जेंडर कॉन्स्टेंसी, ओके, एंड डी ऑप्शन है एनकरेज स्टीरियोटिपिकल जेंडर रोल्स। अब जहाँ पे नॉन ट्रेडिशनल रोल्स की बात आ गई, इसका मतलब कि हम अपनी दकियानुसी सोच के बारे में यहाँ पे बात नहीं कर रहे, हम यहाँ पे मॉडर्न रोल्स के बारे में बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे ऑर्थोडॉक्स रोल्स के बारे में बात नहीं कर रहे। तो जहाँ पे हम वेस्टर्न रोल्स के बारे में बात कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, आपका स्टीरियोटाइप्स के बारे में बात कर रहे हैं हम। सो आपका ऑप्शन जो फर्स्ट है दैट इज़ काउंटर जेंडर स्टीरियोटाइप्स, कि हम ऐसे स्टोरीज़ रिप्रेजेंट कर रहे हैं जिससे जो जेंडर रोल्स हैं वो बिल्कुल ही मॉडर्नाइज्ड हो रहे हैं। तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट होगा, ये होगा आपके जेंडर स्टीरियोटाइप्स का कॉन्सेप्ट। तो इसका सही आंसर क्या है, ए। ओके, आगे चलते हैं। Read the following description and identify the stage of moral reasoning of कोलबर्ग डिस्क्रिप्शन। अब ये है आपका कोलबर्ग थ्योरी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन। ओके, हमारे पास हमें एक सेंटेंस दिया हुआ है, हमने ये पता करना है कि ये सेंटेंस जो है वो कोलबर्ग की कौन सी स्टेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, सेंटेंस क्या है, राइट एक्शन इज डिफाइंड बाय सेल्फ चूजन एथिकल प्रिंसिपल्स ऑफ कंसाइज that are valid for all humanity regardless of law and social agreement। अब इस पूरे सेंटेंस में आपको दो ऐसे वर्ड्स दिख गए होंगे, वो क्या वर्ड्स है, एथिकल प्रिंसिपल्स। सो एथिकल प्रिंसिपल्स की जहाँ बात हो रही है वो आपकी कौन सी स्टेज है, स्टेज नंबर 6, दैट इज़ द यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन। सिंपल क्वेश्चन है, कीवर्ड्स आपको मिल गए हैं तो उस कीवर्ड के अकॉर्डिंग आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए, दैट इज़ यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन। आई होप आपको ये क्लियर है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके इंडिविजुअल डिफरेंस के ऊपर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट द रोल ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। अब हेरिडिटी और इन्वायरमेंट के बारे में इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, आइए देखते हैं। ए ऑप्शन देखिए, सर्टेन एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट आर इन्फ्लुएंस्ड बाय हेरिडिटी एंड अदर मोर बाय इन्वायरमेंट। बिल्कुल सही है, हमारी जो डेवलपमेंट है, हमारे जो आप कह सकते हो डिफरेंसेस जो हैं हमारे, वो आपके हेरिडिटी और इन्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है, वैसे तो ए इज़ द राइट आंसर, फिर भी हम आगे पढ़ लेते हैं। बी ऑप्शन है, अ चाइल्ड एबिलिटी टू लर्न एंड परफॉर्म इज़ कम्प्लीटली डिसाइडेड बाय द जीन्स। नहीं, जीन्स जो हैं वो चाइल्ड की एबिलिटी को इतना ज़्यादा आप कह सकते हो इन्फ्लुएंस नहीं करते, तो ये गलत हो गया। सी देखते हैं, गुड केयर एंड अ न्यूट्रिशियस डाइट कैन फाइट ऑफ एनी डिसऑर्डर अ चाइल्ड इज़ बॉर्न विद। ये भी गलत है कि अगर आप न्यूट्रिशियस डाइट ले रहे हो, ठीक है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि चाइल्ड को अगर जन्म से ही कोई बीमारी है तो वो आपकी ठीक हो जाएगी, ऐसा भी बिल्कुल नहीं हो सकता।
डी पॉइंट देखिए, इन्वायरमेंट प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन द चाइल्ड्स लैंग्वेज डेवलपमेंट। इन्वायरमेंट, अब इन्वायरमेंट जो है वो चाइल्ड की लैंग्वेज डेवलपमेंट में कोई खास सिग्निफिकेंट रोल प्ले नहीं करता। तो इसका सीधा सीधा आंसर क्या है, जहाँ पे आपके हेरिडिटरी और इन्वायरमेंट के कीवर्ड्स आपको मिल रहे हैं। सो आंसर इज ए। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ चाइल्ड आर्ग्यूज दैट हाइंस शुड नॉट स्टील द ड्रग। अब एक बच्चा है, वो क्या आर्ग्यू कर रहा है कि हाइंस जो है उसको ड्रग स्टील नहीं करना चाहिए था अपनी वाइफ की जान को बचाने के लिए, बिकॉज ही विल बी कॉट एंड सेंट टू जेल इफ़ ही डज सो। वो क्या कहता है, क्यों नहीं करना चाहिए था उसको, क्योंकि अगर वो ऐसा करेगा तो वो पकड़ा जाएगा और उसको जेल में भेज दिया जाएगा। सो अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग, विच स्टेज ऑफ मॉरल अंडरस्टैंडिंग डज द चाइल्ड फॉल अंडर। अब कोलबर्ग के अकॉर्डिंग वो कौन सी मॉरल स्टेज के अंदर जो है वो बच्चा है। ठीक है, ऑफकोर्स यहाँ पे आपको कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप दिख रहा है आपकी स्टेटमेंट में, कि अगर वो स्टील करेगा तो उसको पकड़ लिया जाएगा और उसको जेल में डाल दिया जाएगा। तो पकड़ लेना, जेल में डाल देना, ये क्या है, ये एक काइंड की पनिशमेंट है। ठीक है, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, दैट इज़ द पनिशमेंट एंड द ओबीडियंस ओरिएंटेशन। ठीक है, पनिशमेंट यहाँ पे क्या है कि ही विल बी कॉट एंड सेंट टू जेल। ओबीडियंस यहाँ पे क्या है कि हाइंस शुड नॉट स्टील द ड्रग। ठीक है, तो सीधा क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। इसका आंसर भी सीधा सीधा क्या हो जाएगा, द पनिशमेंट एंड द ओबीडियंस ओरिएंटेशन। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्किल्स इज एसोसिएटेड विद इमोशनल इंटेलिजेंस। अब इमोशनल इंटेलिजेंस के साथ आपकी कौन सी स्किल जुड़ी हुई है। ए ऑप्शन देखिए, मेमोराइजिंग, बिल्कुल भी नहीं। इमोशनल इंटेलिजेंस के साथ मेमोराइजिंग तो नहीं होती, मेमोरी तो नहीं होती। बी देखिए, मोटर प्रोसेसिंग। अब इमोशनैलिटी के साथ आपकी जो मोटर एबिलिटीज़ हैं वो भी मैच नहीं करती। इनविजिगिंग, ये भी हमने ऐसी कोई टर्म अपने इमोशनल इंटेलिजेंस पूरे कंसेप्ट में पढ़ी ही नहीं, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। सो डी देखिए, इम्फेथाइजिंग। ठीक है, ऑफकोर्स एम्पैथी जो है वो बिल्कुल आपके इमोशनल इंटेलिजेंस के साथ रिलेटेड टर्म है, तो इसका आंसर क्या होगा, डी, दैट इज़ एम्फेथाइजिंग। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, द प्राइमरी कॉज ऑफ इंडिविजुअल वेरिएशन इज़। यहाँ पे वेरिएशन का मतलब क्या होता है, डिफरेंस। तो ये सीधा सीधा क्वेश्चन है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस का प्राइमरी कॉज क्या होता है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट देखिए, द जेनेटिक कोड रिसीव्ड बाय द इंडिविजुअल फ्रॉम बर्थ पेरेंट्स। बिल्कुल भी नहीं, वही जीन्स जो है वो आपके ऊपर इतना ज़्यादा उसका इफेक्ट नहीं होता। ठीक है, सेकंड देखिए, द इनबोर्न करेक्टरिस्टिक्स। इनबोर्न करेक्टरिस्टिक्स भी यहाँ पे आप कह सकते हो कि इतना राइट जो है आंसर नहीं हो सकता। थर्ड देखिए, द इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस। ठीक है, इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस भी हो सकते हैं लेकिन वो उसका प्राइमरी कॉज नहीं है। ठीक है, इनबोर्न कैरेक्टरिस्टिक्स भी आपका कॉज है पर वो प्राइमरी नहीं है। इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस भी कॉज है लेकिन वो प्राइमरी नहीं है। ठीक है, फोर्थ देखिए, द कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले बिटवीन द हेरिडिटी एंड द इन्वायरमेंट। यस, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट के साथ ये आपका प्राइम कॉज बन जाता है इंडिविजुअल डिफरेंस का। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, दैट इज़ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। अब यहाँ पे आपको कीवर्ड मिल गए, हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। ठीक है, तो जहाँ पे भी आपको ये दो कीवर्ड दिख रहे हैं और अगर वो क्वेश्चन इंडिविजुअल डिफरेंस के ऊपर बेस्ड है तो आपका आंसर यही होना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इंटेलिजेंस इज करेक्ट। ठीक है, अब इंटेलिजेंस के ऊपर इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है, आइए देखते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, इंटेलिजेंस इज अ फिक्स्ड एबिलिटी डिटर्मिन्ड एट द टाइम ऑफ द बर्थ ओनली। बिल्कुल भी नहीं, इंटेलिजेंस जो है वो सिर्फ आपको बाय बर्थ ही नहीं मिलती, ये एक प्रॉपर प्रोसेस होता है जो कि आपके एजेस के अकॉर्डिंग बढ़ता रहता है। तो ये तो स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो गई। आगे चलते हैं, इंटेलिजेंस कैन बी एक्यूरेटली मेजर्ड एंड डिटर्मिन्ड बाय यूजिंग स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट। अब इंटेलिजेंस को मेजर करने का, ठीक है, या डिटर्मिन करने का कोई भी स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट, इंटेलिजेंस इज़ अ यूनिटरी फैक्टर एंड अ सिंगल ट्रेट। बिल्कुल भी नहीं, इंटेलिजेंस कभी भी सिंगल ट्रेट नहीं है। देर आर मल्टीपल इंटेलिजेंसेस
जो कि एक पर्सन में होती हैं। ठीक है, फोर्थ देखिए, इंटेलिजेंस इज मल्टी डायमेंशनल, यस, एंड अ सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स एबिलिटीज़। बिल्कुल, इंटेलिजेंस जो है वो सिंगल यूनिट नहीं है, इंटेलिजेंस मल्टी डायमेंशनल कंसेप्ट है और ये एक सेट है कॉम्प्लेक्स एबिलिटीज़ का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज आंसर 4। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इफेक्टिव स्ट्रैटेजी टू रिड्यूस चिल्ड्रंस जेंडर स्टीरियोटाइपिंग एंड जेंडर रोल कन्फर्मिटी। अब इनमें से कौन सी ऐसी स्ट्रैटेजी है जिससे हम बच्चों में जेंडर स्टीरियोटाइपिंग और जेंडर रोल को कम कर सकते हैं। ठीक है, सबसे फर्स्ट ऑप्शन देखिए, डिस्कशन अबाउट जेंडर बायस। बिल्कुल, अगर हम बच्चों के साथ जेंडर बायस के बारे में डिस्कस करेंगे तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग से जेंडर स्टीरियोटाइपिंग और जेंडर रोल के जो ऑर्थोडॉक्स कॉन्सेप्ट्स हैं वो हम ख़त्म कर सकते हैं। सो 1 इज़ द राइट आंसर। आगे देखते हैं सेकंड पॉइंट, एम्फसाइजिंग जेंडर स्पेसिफिक रोल्स। बिल्कुल भी नहीं, जेंडर स्पेसिफिक रोल तो हम बच्चों के साथ डिस्कस करेंगे ही नहीं, क्योंकि अगर हम ये करते हैं तो बच्चों के माइंड में स्टीरियोटाइपिंग कहीं ना कहीं एग्जिस्ट कर जाएगी। थर्ड पॉइंट देखते हैं, जेंडर सेग्रीगेटेड प्ले ग्रुप्स। बिल्कुल भी नहीं, अब जेंडर के बेस के ऊपर हम ग्रुप्स तो बिल्कुल भी नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। जेंडर सेग्रीगेटेड सीटिंग अरेंजमेंट, ये भी बिल्कुल है, जहाँ पे जेंडर को एक दूसरे से सेपरेट किया जा रहा है, वो ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगी। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, आंसर 1, दैट इज़ डिस्कशन अबाउट जेंडर बायस। कि अगर हम बच्चों के साथ जेंडर बायसनेस के बारे में बात करते हैं, खुल के बात करते हैं, तो उनके माइंड में जेंडर रोल्स और जो जेंडर स्टीरियोटाइपिंग है वो काफ़ी हद तक हम उसको रिड्यूस कर सकते हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट, ड्यूरिंग क्लासरूम डिस्कशंस अ टीचर ऑफन पेज मोर अटेंशन टू बॉयज़ देन गर्ल्स। दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट। एक क्लासरूम में डिस्कशन चल रही है, उसमें टीचर जो है वो बॉयज़ के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रही है और गर्ल्स के ऊपर कम ध्यान दे रही है। तो ये क्या, किसकी एग्जाम्पल होगी? ऑफ कोर्स आप एक जेंडर को प्रेफर कर रहे हो दूसरे जेंडर के ऊपर, तो ये क्या होगा, ये आपका बायसनेस हो गई। जब आप बायसनेस क्रिएट कर रहे हो बॉयज़ और गर्ल्स में। सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल आंसर है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, जेंडर बायस। ठीक है, क्योंकि आप एक जेंडर को सुपीरियर मान रहे हो और दूसरे जेंडर को आप इन्फीरियर मान रहे हो। ठीक है, आगे चलते हैं। ओके, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटेलिजेंसेज इज रिक्वायर्ड फॉर एन एयर फोर्स पायलट। अब अगर कोई एयर फोर्स पायलट बनना चाहता है तो उसमें कौन सी इंटेलिजेंस जो है उसको रिक्वायर होएगी। एयर फोर्स पायलट मतलब कि वो एयर फोर्स में भर्ती होना चाहता है और वो पायलट बनना चाहता है। तो एयर फोर्स में भर्ती होना, फाइटर प्लेन्स उड़ाना, ये कौन सी इंटेलिजेंस है, ये आपकी काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस है, जहाँ पे आप अपनी बॉडी के साथ कुछ परफॉर्म कर रहे हो, बॉडीली एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हो। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए इज़ इंटरपर्सनल, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, एक पायलट बनने के लिए आपको एक्सट्रोवर्ट होने की ज़रूरत नहीं है, लोगों से बातचीत करने की ज़रूरत नहीं है। लिंग्विस्टिक लैंग्वेज का इसमें कोई भी ज़्यादा खास रोल नहीं है। इंट्रापर्सनल भी नहीं है कि अपने आप से भी बात करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। मतलब इफ़ यू वांट टू बी एन एयर फोर्स पायलट यू हैव टू बी वेरी गुड इन योर बॉडी एक्शंस। ओके, नेक्स्ट, ability to recognize and classify all varieties of animals, minerals and plants according to multiple intelligence theory is called। ठीक है, अब आपकी एबिलिटी क्या कर रही है, आप एनिमल्स को, मिनरल्स को, प्लांट्स को समझ रहे हो। ठीक है, उनको आप पहचान रहे हो। तो एनिमल्स, मिनरल्स और प्लांट्स ये कहाँ पे होते हैं, ये आपके नेचर में होते हैं। ठीक है, सो एनिमल्स, मिनरल, प्लांट्स इज अ टर्म दैट इज लिंक्ड विद योर नेचर। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज न्यूट्रलिस्ट इंटेलिजेंस। कि आप जो है यहाँ पे नेचर के कैटेगरी के लोगों के बारे में बात कर रहे हो, तो आपके पास कौन सी इंटेलिजेंस होनी चाहिए, आपके पास न्यूट्रलिस्ट इंटेलिजेंस होनी चाहिए। आगे चलते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कोलबर्ग स्टेज ऑफ मॉरल रीजनिंग, अंडर विच स्टेज वुड द गिवन टिपिकल रिस्पॉन्स ऑफ अ चाइल्ड फॉल। अब आपको एक बच्चे का रिस्पॉन्स दिया हुआ है स्टेटमेंट में, तो ये जो स्टेटमेंट है ये कोलबर्ग की मॉरल रीजनिंग स्टेजेस में से कौन से स्टेज में आएगी। स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं एक बार।
योर पेरेंट्स विल बी प्राउड ऑफ यू इफ़ यू आर ऑनेस्ट, यू शुड बी ऑनेस्ट। ठीक है, अब बच्चे की स्टेटमेंट क्या है कि आपके पेरेंट्स जो हैं वो आपके ऊपर प्राउड करेंगे। कब प्राउड करेंगे? अगर आप ऑनेस्ट हो। सो आपको ऑनेस्ट बनना चाहिए। अब यहाँ पे ये स्टेटमेंट क्या शो कर रही है कि आप जो है गुड बॉय या गुड गर्ल की कैटेगरी में आना चाहते हो। क्यों आना चाहते हो? क्योंकि अगर आप गुड बॉय या गुड गर्ल बनोगे तो पेरेंट्स जो हैं वो आपके ऊपर प्राउड फील करेंगे। तो अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाने के लिए आपको क्या बनना चाहिए? आपको ऑनेस्ट बनना चाहिए। और ऑनेस्ट जो है वो एक क्या होता है? वो आपकी एक गुड हैबिट होती है। तो सीधा सीधा क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? गुड गर्ल एंड गुड बॉय ओरिएंटेशन। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपने सिर्फ और सिर्फ ये समझना है कि स्टेटमेंट में क्या दिया गया है। ठीक है, बस स्टेटमेंट अगर आपको समझ में आ जाएगी तो आप स्टेज को भी बहुत इजीली पहचान पाओगे। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग, थिंकिंग प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन जजमेंट्स अबाउट क्वेश्चंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग इज कॉल्ड। अब कोलबर्ग के अकॉर्डिंग अगर आपके दिमाग में कोई भी जजमेंट है ऐसी, या फिर आपके दिमाग में कोई कन्फ्यूजन चल रही है कि राइट क्या है रॉन्ग क्या है, तो उसको कोलबर्ग ने क्या नाम दिया है? ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है मोरालिटी कॉपरेशन। ये तो कोलबर्ग की थ्योरी में हमने कहीं भी नहीं पढ़ा, तो ये तो गलत हो गया। सेकंड, मॉरल रीजनिंग, नहीं, ये मॉरल रीजनिंग भी नहीं होगा। थर्ड इज़ मॉरल रियलिज्म, ये भी नहीं होगा। फोर्थ इज़ मॉरल डेलेमा। येस, डेलेमा का मतलब मैंने आपको बताया था, सम काइंड ऑफ कन्फ्यूजन। और यहाँ पे भी क्वेश्चन किस बात का है कि क्या राइट है और क्या रॉन्ग है। तो आप राइट और रॉन्ग में जजमेंट क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो, इट मीन्स आप मॉरल डेलेमा में हो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, दैट इज मॉरल डेलेमा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द मेजर क्रिटिसिज्म ऑफ कोलबर्ग थ्योरी? अगर आप लोगों ने मेरी कोलबर्ग की थ्योरी वाली वीडियो देखी होगी तो मैंने उसमें आपको कोलबर्ग की क्रिटिसिज्म भी करवाई थी। ठीक है, और मैंने आपको ये भी बताया था कि काफ़ी बार सीटेट में क्रिटिसिज्म के ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है आपके सीटेट के पर्सपेक्टिव से। सो आइए ये देखते हैं कि कोलबर्ग की थ्योरी के जो मेजर क्रिटिसिज्म है वो क्या है। ए पॉइंट देखते हैं, कोलबर्ग डिड नॉट गिव क्लियर कट स्टेजेस ऑफ मोरल डेवलपमेंट। ऐसा तो कुछ भी नहीं था। ठीक है। सेकंड, कोलबर्ग प्रपोज्ड अ थ्योरी विदाउट एनी एम्पिरिकल बेसिस। ये भी आपका सही ऑप्शन नहीं है, किसी ने भी इस ग्राउंड के ऊपर इसकी थ्योरी को क्रिटिसाइज नहीं किया। सी, कोलबर्ग प्रपोज दैट मोरल रीजनिंग इज डेवलपमेंटल। ऐसा भी कुछ नहीं था। डी इज, कोलबर्ग डिड नॉट अकाउंट फॉर कल्चरल डिफरेंसेस इन मॉरल रीजनिंग ऑफ मेन एंड वुमेन। बिल्कुल सही, ये आपकी डी ऑप्शन है कि कोलबर्ग ने अपनी थ्योरी में सिर्फ मेल्स के बारे में बात करी है, मेल्स के मॉरल डिलेमा के बारे में बात की है, मेल्स की मोरालिटी के बारे में बात की है, बट उन्होंने वुमेन की मोरालिटी के बारे में बात नहीं की। उन्होंने कोई भी वुमेन के कल्चर के बारे में इस अपनी थ्योरी में डिस्कस नहीं किया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, कि उन्होंने कोई भी कल्चर डिफरेंस नहीं शो किया मेन और वुमेन में। और मैंने आपको ये भी बताया था कि कोलबर्ग की थ्योरी को आगे कंटिन्यू किया था कैरल गिलिगन ने। ठीक है, उन्होंने फिर वुमेन मोरालिटी के ऊपर एक थ्योरी बनाई थी, एक मॉडल बनाया था। ठीक है, आगे चलते हैं। अ टीचर मेक्स यूज ऑफ अ वैरायटी ऑफ टास्क्स टू कैटर टू द डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स ऑफ हर लर्नर्स। शी इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय। अब क्वेश्चन का मतलब समझते हैं। एक टीचर जो है वो डिफरेंट टास्क को यूज़ कर रही है। क्यों यूज़ कर रही है? बच्चों के डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स को जानने के लिए। ठीक है, तो वो जो टीचर है वो किसकी थ्योरी से इन्फ्लुएंस्ड होगी? जब हम लर्निंग स्टाइल्स की बात करते हैं तो लर्निंग स्टाइल्स की जो बात है वो सीधे सीधे आ जाती है आपकी इंटेलिजेंस के ऊपर, क्योंकि बच्चों की लर्निंग जो है कहीं ना कहीं उनकी मेंटल प्रोसेस के साथ जुड़ी होती है। ठीक है, सो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गार्डनर्स मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है वैरायटी। ठीक है, तो गार्डनर ने भी मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी में वैरायटी ऑफ इंटेलिजेंसेस के बारे में और वैरायटी ऑफ लर्निंग स्टाइल्स के बारे में बात करी हुई है।
तो बहुत ही सीधा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, और इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, गार्डनर्स मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। ठीक है, बाकी के ऑप्शन भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। वाई गॉड स्काई सोशल कल्चर थ्योरी, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वाई गॉड स्काई ने सोशल कल्चर थ्योरी में सिर्फ सोसाइटल इंट्रैक्शन के बारे में बात की है, लैंग्वेज के बारे में बात की है, कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज के बारे में बात की है, तो लर्निंग स्टाइल्स के बारे में वाई गॉड स्काई ने बात नहीं की। नेक्स्ट, पियाजे कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसमें जो है पियाजे ने एक बच्चे की डेवलपमेंट स्टेजेस के बारे में बताया है, लर्निंग स्टाइल्स के बारे में नहीं बताया। और कोलबर्ग की जो थ्योरी है वो बहुत ही डिफरेंट है, क्योंकि वो मॉरल डेवलपमेंट के ऊपर बेस्ड है, उसमें लर्निंग स्टाइल्स का तो कहीं पे जिक्र ही नहीं है। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल गार्डनर्स मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको मेरे प्रीवियस क्वेश्चंस की वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी, और ये डेफिनेटली आपको बहुत हेल्प करने वाली है आपके सीटेट एग्जामिनेशन में। आपको हिंट हो चुका होगा कि सीटेट में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, और आपको ये भी पता लग गया होगा कि अगर आप अच्छे से थ्योरीज पढ़ेंगे, अच्छे से कंसेप्ट को समझेंगे, तो आप जो है क्वेश्चंस को सॉल्व करने में एबल रहेंगे। सो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग लर्न टू लीड tutorials video. This is Bhavya Rampal saying goodbye.